दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो एक बार फिर से हम आप लोगों के लिए विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर के आ गए हैं, जिसमें कुल 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिससे बारी बारी से आप लोगों को इसका आंसर बताना है और साथ में हम भी आप लोगों को इसका आंसर बताते चलेंगे। तो आप लोगों को नीचे लाइव चैट में इसका आंसर बताते चलना है, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो चलिए हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सरल भाषा में और बारीक से आपको बताएंगे, ताकि आपसे एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है। ऑप्शन ए है इंसुलिन, बी है थायरॉक्सिन, सी है एस्ट्रोजन और डी है साइटोकाइनिन। तो बताइए पहला का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इनमें से कौन पादप हार्मोन है। तो पहला का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, साइटोकाइनिन। जो साइटोकाइनिन होता है वह एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है, इसलिए पहला नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। ठीक है, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, हिमाचल प्रदेश की, तमिलनाडु की, केरल की, कर्नाटक। तो दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरा का भी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सुरंगम है वह कर्नाटक का जल संग्रहण करने की व्यवस्था है। जिस प्रकार से गड्ढा खोद करके जब पानी को संग्रह किया जाता है, उसी प्रकार से एक पानी का जमा करने वाला एक तरीका होता है जिसे सुरंगम कहते हैं, जो कि कर्नाटक में किया जाता है। इसलिए दूसरा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। ठीक है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है कि लवण युक्त होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जितने सारे भी दंत मंजन होते हैं वह सभी प्रायः क्षारीय होते हैं, इसलिए इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः क्षारीय होते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। कोई भी लेंस द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन होता है उसका एसआई मात्रक, कहने का मतलब आप सिंपल में समझिए कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। मीटर होता है कि सेंटीमीटर होता है कि मिलीमीटर होता है कि मात्रक विहीन होता है। मात्रक विहीन कहने का मतलब कि इसका कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। तो चौथा का डी नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा, आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, क्लोरीन जिसको संकेत में Cl बोलते हैं, तो इसके परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। 5 होती है कि 6 होती है कि 7 होती है कि 8 होती है। तो ध्यान रखिएगा, क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 5 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है जो सबसे सरल यौगिक होता है। ऑप्शन ए है मीथेन, बी है इथेन, सी है प्रोपेन और डी है ब्यूटेन। तो बताइए छठा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो छठा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मीथेन जो है वह हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक होता है। ठीक है, मीथेन का जो हाइड्रोकार्बन होता है सबसे सरल यौगिक होता है। छठा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। यहाँ पर 4 संबंध बताए गए हैं, जिसमें से कौन सा संबंध सही है यानी कि सत्य है। V बराबर 1/r होता है कि V बराबर r/i होता है कि V बराबर IR होता है कि V बराबर IR² होता है। तो सातवां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि V बराबर IR होता है, इसलिए 7 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से जो संबंध सही है वह है V बराबर IR। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। ठीक है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, n² कि 2n² कि 3n² कि 4n²। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 2n²। चाहे कोई भी कोष रहे उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² ही होती है। इससे कम हो सकता है लेकिन इससे अधिक नहीं हो सकता है, इसलिए अधिकतम संख्या इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है, तो 2n²। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। ठीक है, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है, यानी कि बौने पौधों में अगर इस चीज को लगा दिया
इस चीज को लगा दिया जाए जो कि इसमें से सही है, तो वह बौने पौधे को प्रदर्शित करता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, जो टीटी होता है यह बौने पौधे को दर्शाता है। अगर मान लिया कि आप कभी नर्सरी में जाते हैं और वहां पर किसी भी पौधा में टीटी का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब समझ जाइए कि वह बौना प्रजाति का पौधा है, इसलिए बौने पौधे को दर्शाता है कौन? तो टीटी। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मेरु रज्जु निकलता है, कहाँ से निकलता है मेरु रज्जु? परामस्तिष्क से कि अनुमस्तिष्क से कि पॉन्स से कि मेडुला से? तो बताइए मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरु रज्जु परामस्तिष्क से निकलता है। ठीक है, कहाँ से निकलता है? तो परामस्तिष्क से मेरु रज्जु निकलता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे कि जब हम लोग आकाश को देखते हैं तो वह नीले रंग का प्रतीत होता है, लेकिन जब उसी आकाश को कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में से देखेगा तो उसे आकाश कैसा प्रतीत होगा? ठीक है, उसे आकाश कौन से रंग का प्रतीत होगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो बताइए, काला प्रतीत होगा कि नीला प्रतीत होगा कि लाल प्रतीत होगा कि इनमें से कोई नहीं? तो 11 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ पर पृथ्वी पर से आकाश को देखते हैं तो नीला दिखाई पड़ता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में से देखता है आकाश को तो उसे काला दिखाई पड़ता है। 11 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? लसिका कि बी नंबर ऑप्शन है प्लाज्म, सी है प्लेटलेट्स और डी है इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो एक बात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपके शरीर में से कहीं से भी रक्त निकल रहा है तो उसे जल्दी से रोकने में कौन मदद करता है? तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लेटलेट्स। ठीक है, हमारे रुधिर में प्लेटलेट्स ही पाया जाता है जिसके कारण रक्तस्राव को जल्दी से रोका जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र यहाँ पर पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। 2-3 प्रकार के होते हैं, एल्केन होता है, एल्काइन होता है, एल्काइल होता है, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर आपसे एल्केन का पूछा जा रहा है, तो बताइए इसका अनुसूत्र यहाँ पर समान सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए है CnH2n+2, बी है CnH2n, सी है CnH2n-2 और डी है CnH2n-2। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, क्या होता है? CnH2n+2। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा पर्यावरण के अनुकूल नहीं है? ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण के अनुकूल नहीं है? ऑप्शन ए है पैदल चलना, बी नंबर ऑप्शन है साइकिल से चलना, सी है मोटरसाइकिल से चलना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन है जो हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है? तो देखिए, यदि हम लोग पैदल चलते हैं तो इससे पर्यावरण को कोई लेना देना नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई पर्यावरण दूषित नहीं होता है, बल्कि और हमारे शरीर का एक्सरसाइज हो जाता है। साइकिल से भी चलते हैं तो उसी प्रकार का चीज़ है, हमारे शरीर का भी एक्सरसाइज हो जाता है और पर्यावरण भी दूषित नहीं होता है। लेकिन मोटरसाइकिल से चलते हैं तो यह हमारे शरीर के लिए भी नुकसानदायक है और हमारे पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि मोटरसाइकिल से धुआं निकलता है जो हमारे पर्यावरण को अशुद्ध कर देता है। इसलिए 14 का सी नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? एक आबंध की, द्विआबंध की, त्रिआबंध की, इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1, 2 या 3? तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच 2 आबंध बनते हैं। ठीक है, कितने आबंध बनते हैं? 2 आबंध, क्योंकि ऑक्सीजन का अनुसूत्र होता है O2। ठीक है, इसलिए इसमें 2 आबंध बनते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए है पर्णरहित, बी है सूर्य का प्रकाश, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है इनमें से सभी। तो बताइए स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के बारे में हम आपको विस्तार से बायोलॉजी के पहले चैप्टर में बता चुके हैं। तो बताइए स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी आवश्यक है। ठीक है, पर्णहरित भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड भी आवश्यक है, इसलिए 16 का डी नंबर ऑप्शन इनमें से सभी सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। जो प्रकाश की किरण हमारे नेत्र में प्रवेश करती है उसका अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, बी है अभिनेत्र लेंस पर, सी है नेत्रोद में और डी है दृष्टि पटल में। तो बताइए 17 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, दृष्टि पटल से ही अधिकांश किरणों का अपवर्तन हो जाता है हमारे नेत्र में। यदि हमारे नेत्र में कोई भी प्रकाश जाता है तो उसका अधिकांश अपवर्तन दृष्टि पटल से ही हो जाता है, इसलिए 17 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है। आप सभी लोग कहते होंगे ना कि ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, तो क्या ऐसा चीज होता है जिससे कि ओजोन परत हमारी रक्षा करता है। अब रक्त विकिरण होता है कि तापीय विकिरण होता है कि परावैंगनी विकिरण होता है कि इनमें से सभी। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो सूर्य से परावैंगनी किरण निकलती है उससे हमारी रक्षा कौन करता है, ओजोन परत करता है, इसलिए इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, परावैंगनी विकिरण। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है, तो परावैंगनी विकिरण से। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन ए है कोयला, बी है लकड़ी, सी है प्राकृतिक गैस और डी है इनमें से सभी। तो बताइए 19 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो प्राकृतिक गैस है वह स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, इसलिए 19 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। ठीक है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। ऑप्शन ए है केंचुआ, बी है कुत्ता, सी है बिल्ली और डी है बकरी। तो बताइए इन चारों में से कौन है जो उभयलिंगी जंतु है। तो ध्यान रखिएगा, जो केंचुआ होता है वह उभयलिंगी जंतु होता है, इसलिए 20 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में कौन एक लिंगी पुष्प है। ठीक है, एक लिंगी पुष्प है। पुष्प कहने का मतलब फूल होता है, तो आप लोग को बताना है कि निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है। ऑप्शन ए है गुड़हल का फूल, बी है सरसों का फूल, सी है पपीता का फूल और डी है गुलाब का फूल। तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा फूल होता है जो एक लिंगी होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पपीता का फूल एक लिंगी होता है। 21 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। किस चीज का फूल एक लिंगी होता है, तो पपीता का फूल एक लिंगी होता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन ए है मरकरी, जिसको पारा भी बोलते हैं, बी नंबर ऑप्शन है ब्रोमीन, सी है सल्फर और डी है सोडियम। पहले क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। पूछ रहा है कि कौन सा अधातु है जो कमरे के तापमान पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा, मरकरी। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। रासायनिक सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो बताइए यहाँ पर धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए है NaHCO3, बी नंबर ऑप्शन है Na2CO3 इंटू 10H2O, सी नंबर ऑप्शन है CaOH के दिहोल 2 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, तो 23 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। जीवाणु जनित रोग नहीं है मतलब कि बैक्टीरिया से नहीं होता है, बैक्टीरिया फिर वायरस से नहीं होता है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो कि जीवाणु से नहीं होता है, जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो ऑप्शन ए है गोनोरिया, बी है सिफिलिस, सी है मस्सा और डी है इनमें से सभी। तो ध्यान रखिएगा, जो मस्सा होता है वह जीवाणु जनित रोग नहीं होता है। 24 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। ऑप्शन है Al, Na, Cu और Fe। तो बताइए इसका कौन सा ऐसा धातु है इसमें चारों में से जिसका गलनांक सबसे कम होता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। Na कहने का मतलब होता है सोडियम। ठीक है, Na कहने का क्या मतलब होता है, सोडियम। सोडियम का ही संकेत होता है Na, इसलिए 25 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का गुण धर्म क्या होता है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार जो तत्वों का गुण धर्म होता है वह कैसा होता है। ऑप्शन ए है
परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है, बी है परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है, सी है कि परमाणु साइज का आवर्त फलन होता है और डी है कि परमाणु आयतन का आवर्त फलन होता है। तो बताइए 25 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके अनुसार जो तत्वों का गुणधर्म है वह परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। क्या होता है? परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। 25 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है? इनमें से कौन सा आयन है जो लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है? आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो स्टूडेंट नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल कर लेंगे, ताकि आगे के भी सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा आयन है जो लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है? तो ध्यान रखिएगा, यदि लाल से नीला कर रहा है तो वह OH माइनस हो जाएगा। 26 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लाल लिटमस विलयन को नीला कौन कर देता है? OH माइनस। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जाइलम का क्या कार्य होता है? जल का वहन करना, कि भोजन का पाचन करना, कि अमीनो अम्ल का वहन करना, कि ऑक्सीजन का वहन करना? तो ध्यान रखिएगा, जाइलम का मुख्य कार्य होता है जल का वहन करना। ठीक है, जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? जल का वहन करना। और फ्लोएम जो होता है उसका काम होता है भोजन का वहन करना। इसलिए आप लोग जाइलम के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जाइलम का मुख्य कार्य होता है जल का वहन करना। तो जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वहन के लिए। 27 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ठीक है, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? ADP को, कि ATP को, कि DTP को, कि PDP को? तो बताइए 28 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 28 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊर्जा मुद्रा के रूप में ATP को जाना जाता है। ठीक है, 28 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? जो पेड़ पौधे के पत्ती होते हैं उनमें गैसों का जो आदान प्रदान होता है वह कहाँ होता है? पत्तियों के कौन से भाग में होता है? सीरा में होता है, कि रंध्र में होता है, कि मध्य सीरा में होता है, कि इनमें से कोई नहीं? तो 29 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, 29 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है, जिसमें महीन महीन छोटे छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, उसे ही रंध्र बोलते हैं। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। बताइए, हृदय से रक्त को, यानी कि खून को, हृदय से खून को पूरे शरीर में भेजा जाता है, वह किसके माध्यम से भेजा जाता है? फेफड़ा के माध्यम से भेजा जाता है, कि नीले के माध्यम से, कि आलिंद के माध्यम से, कि इनमें से सभी के माध्यम से भेजा जाता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हृदय से जो रक्त होता है उसे संपूर्ण शरीर में भेजने का काम नीलय के द्वारा होता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फेफड़े से जो शुद्ध रक्त होता है उसे पूरे शरीर में भेजने का काम कौन करता है? तो नीलय करता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है? यानी कि पेड़ पौधों में कौन सा ऐसा हार्मोन पाया जाता है जो पेड़ पौधों के पत्तियों को मुरझाने का काम करता है, मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है? ऑक्सीन होता है, कि साइटोकाइनिन होता है, कि एब्सिसिक अम्ल होता है, कि जिबरेलिन होता है? तो बताइए 31 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पत्तियों के मुरझाने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है ऑक्सीन। ठीक है, ऑक्सीन जो होता है वह पेड़ पौधे के पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है, मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। इसलिए 31 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑक्सीन। 32 क्वेश्चन कह रहा है, 32 नंबर, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। ठीक है, जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है? प्रकाशानुवर्तन कहलाता है, कि गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है, कि जलानुवर्तन कहलाता है, कि रसायनानुवर्तन कहलाता है? तो 32 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जड़ का अधोगामी वृद्धि जो होता है वह गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। 32 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क। ठीक है, पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क मस्तिष्क के किस हिस्से का भाग होता है? ठीक है,
पॉन्स हो जाता है, मेडुला हो जाता है, और जो अनुमस्तिष्क होता है वह मस्तिष्क के किस हिस्से का भाग होता है। किस हिस्से का भाग कहने का मतलब कि मस्तिष्क के आगे का भाग होता है कि पीछे का भाग होता है कि बीचों बीच यानी कि मध्य का भाग होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क मध्य मस्तिष्क का हिस्सा होता है। 33 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। ध्यान रखिएगा, पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क मध्य मस्तिष्क का हिस्सा होता है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? क्रिया दो प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। तो यहाँ पर अनैच्छिक पूछ रहा है, अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं है? ऑप्शन ए है बमन, बी है चबाना, सी है लार आना और डी है हृदय का धड़कना। तो बताइए 34 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इनमें से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो जो चबाना होता है वह अनैच्छिक क्रिया नहीं होता है, क्योंकि जो चबाने का काम होता है वह हमारी इच्छा के अनुसार होता है। जब इच्छा करता है तभी हम लोग चबाते हैं, इसलिए यह अनैच्छिक क्रिया नहीं है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो होता है वह मुकुलन द्वारा कहाँ पर होता है, किस जीव में होता है? अमीबा में होता है कि ईस्ट में होता है कि प्लेज्मोडियम में होता है कि लेशमानिया में होता है? तो बताइए अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ईस्ट में होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शुक्राणु का निर्माण होता है। मानव शरीर में जो शुक्राणु का निर्माण होता है वह कहाँ पर होता है? वृषण में होता है कि गर्भाशय में होता है कि अंडाशय में होता है कि इनमें से सभी में होता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, शुक्राणु का जो निर्माण होता है वह वृषण में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? वृषण में होता है। 36 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फूल का कौन सा भाग फल बनता है? ठीक है, पुष्प होता है जिसको हम लोग फूल बोलते हैं। तो फूल का कौन सा भाग होता है जिससे फल का निर्माण होता है? सारे फूल के भाग से फल का निर्माण नहीं होता है। फूल के कुछ वैसे भाग होते हैं सिर्फ उन्हीं से फल का निर्माण होता है। तो उस भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है परागकोश कहते हैं, बी है वर्तिकाग्र कहते हैं, सी है वर्तिका कहते हैं और डी है अंडाशय कहते हैं। तो बताइए फूल के कौन से भाग से फल का निर्माण होता है? तो वह होता है अंडाशय। फूल के अंडाशय वाले भाग से ही सिर्फ फल का निर्माण होता है। 37 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है स्त्री में कि पुरुष में कि पुरुष और स्त्री दोनों में कि किसी में नहीं? तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, लिंग गुणसूत्र का जो पूर्ण जोड़ा होता है वह स्त्री में पाया जाता है। 38 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? ठीक है, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? 21 की 22 की 23 की 24? तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 23। मानव शरीर के सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 23। 39 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर। निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? घास, पुष्प तथा चमड़ा में, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक में, कि फसलों के छिलके, केक एवं रबड़ में, कि केक, लकड़ी एवं घास में? तो बताइए इनमें से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। केक, लकड़ी एवं घास में जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं। 40 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। केक, लकड़ी एवं घास में जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं। तो चलिए कुल 40 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इन 40 क्वेश्चन को हम आपको बताएं जिससे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और जितने सारे भी हम मॉडल पेपर का सीरीज आपके लिए बना रहे हैं, सारे मॉडल पेपर के सीरीज को आप लोग ध्यान से रट जाइए, इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके अलावा हम सुबह में आप लोग के लिए जो गेस्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी होता है और एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होता है, उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत अधिक महत्वपूर्ण वीडियो होता है। एक एक वीडियो को आप लोग देखिएगा, एक भी वीडियो को आप लोग मिस मत करिएगा, क्योंकि यदि आप लोग लगातार वीडियो को देखते हैं, इससे आपको परीक्षा में बहुत अधिक बेनिफिट होगा, बहुत अधिक लाभ होगा, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी जरूर करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिए, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वह नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।